जो दोस्त थे उनसे भी डिस्कस किया, यार हमारा जो दूध हम लाते हैं वो हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने भी कहा पता नहीं यार, शायद रूम में गर्मी है इसकी वजह से ख़राब होता है, तुम लोग ऐसा करो खिड़की के बाहर लटका दिया करो। हमने वो भी किया लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। आज 6:10 में मेरा पेपर है और रशिया में आने के बाद मेरा ये पहला पेपर होगा, तो काफ़ी नर्वस हूँ। लेकिन पेपर क्योंकि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिस तरह पाकिस्तान में ऑटो कैड होता है यहाँ पर है नैनो कैड, तो इसलिए मैंने कहा चलो जब तक पेपर हो जाता है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं ओपन डोर्स में यहाँ आया हूँ, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इन 2-3 महीनों में। रशिया में एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं वो मैं आपको एग्ज़ाम देने के बाद बताऊँगा, उसकी अलग से वीडियो बनाऊँगा कि पाकिस्तान में एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं और यहाँ कैसे होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी पेपर मेरा हुआ नहीं है तो मैं उससे पहले का सफ़र बताता हूँ कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा ओपन डोर्स में। सबसे पहले तो मैं ओपन डोर्स का थैंकफुल हूँ क्योंकि ओपन डोर्स की वजह से मुझे मौका मिला मॉस्को देखने का। तो जब मैं वीडियोस में देखता था मॉस्को की बिल्डिंग्स, तो बड़ा ही मुतासिर होता था क्योंकि इनका आर्किटेक्चर बहुत ही प्यारा था वीडियोस में। लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला और जब मैंने इनकी बिल्डिंग्स रियलिटी में देखी, तो भाई बहुत ही प्यारी इनकी बिल्डिंग्स थी, इनका जो आर्किटेक्चर था वो बहुत ही कमाल का है। और मुझे तो लगता है यूरोप में भी सेम यही आर्किटेक्चर है क्योंकि रशिया में जो है ईस्टर्न जो आर्किटेक्चर है वो बहुत यूज़ होता है यहाँ पर। ईस्टर्न यूरोप का जो आर्किटेक्चर है वो, इवन कि रोम का आर्किटेक्चर भी यहाँ पे काफ़ी जगहों में आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, पाकिस्तान की बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं बहुत प्यारी हैं। लेकिन जो रशिया की बिल्डिंग्स हैं, रशिया के जो डिज़ाइन है, इनका आर्किटेक्चर है वो भाई एक अलग ही लेवल है इसका। तो मैं अभी भी जब भी बाहर जाता हूँ कोई बिल्डिंग देखता हूँ ना, तो मेरा दिल बहुत खुश होता है, पता नहीं क्यों। इनका आर्किटेक्चर न सिर्फ इनकी बिल्डिंग्स में दिखता है बल्कि मेट्रो स्टेशंस या मेट्रो सिस्टम के अंदर भी बहुत ही प्यारा आर्किटेक्चर इन्होंने इस्तेमाल किया है। जब आप इनके मेट्रो स्टेशंस देखेंगे तो आपको लगेगा कोई आप ऐसे पुराने, बहुत पुराने एंशियंट किसी कैसल में आए हुए हैं। बहुत ही प्यारा इनका मेट्रो स्टेशंस है। सेंट पीटर्सबर्ग में बहुत पुराने मेट्रो स्टेशन हैं, मॉस्को में भी हैं लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग के बहुत पुराने हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो ज़रूर चक्कर लगाऊंगा सेंट पीटर्सबर्ग का, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में क्या डिफरेंस है। बाकी जो मॉस्को के मेट्रो स्टेशन थे बहुत ही प्यारे हैं और इनके अंदर जो डिजिटल इन्होंने ट्रेन्स रखी हुई है, सिस्टम रखा हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा है भाई। मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ऊपर की चीज़ें इनके पास। मेट्रो के बाद अगर इनके यहाँ के होटल्स की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें और उनके किराए की बात करें, तो जिस तरह पाकिस्तान में होता है यार ईज़िली होटल मिल जाता है और सस्ते रेट में मिलता है, तो मॉस्को में ऐसा कुछ नहीं है। मॉस्को में अव्वल तो होटल बहुत मुश्किल है मिलना, और अगर मिलता भी है तो बहुत ही महंगा मिलता है क्योंकि मॉस्को शायद महंगा है इसलिए। हमें जो रूम पड़ा था ना वो तकरीबन पाकिस्तानी 15,000 का पड़ा था एक नाइट के लिए। तो भाई एक रूम का 15,000 कौन देता है एक नाइट के लिए। पाकिस्तान में तकरीबन काफ़ी महंगे होटल्स में इतना रेट होता है। यहाँ सबसे सस्ता जो आपने ढूंढा था बड़ी मुश्किल से मिला था, उसमें ये था कि एक रात का 15,000 जिन्होंने चार्ज किया था। तो भाई यहाँ होटल्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अगर मिलते हैं तो उनका किराया बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इनके हॉस्टल्स की बात करें ना, तो पाकिस्तान से बिल्कुल ही इनका डिफरेंट सिस्टम है। पाकिस्तान में तो ये होता है कि कोई दोस्त आ जाए या कुछ कोई भी आ जाए, आप इनका शनाख्ती कार्ड दिखा दो वो अंदर छोड़ देते हैं। इवन अगर ना भी छोड़े तो सामान वगैरह तो रखने देते हैं। लेकिन भाई रशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। रशिया में अगर आप का दोस्त या भाई जो भी हुआ हॉस्टल नहीं आ सकता, आपके हॉस्टल में नहीं आ सकता, उसे आप बाहर होटल में रखेंगे। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट है तो कुछ टाइम के लिए आपके हॉस्टल में आ सकता है, उसके बाद उसे भी निकलना होगा। तो हॉस्टल बड़े स्ट्रिक्ट सिस्टम है इनके हॉस्टल्स की, जो पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हॉस्टल इनके बहुत अच्छे हैं, जो बेसिक बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको दी हुई होती हैं। वाईफाई दिया है आपके पास, हीटिंग का सिस्टम है, लाइट का सिस्टम है, अपना अपना बेड होता है, अपनी अपनी टेबल होती है, सब कुछ होता है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी है जो मुझे काबिल कबूल बिल्कुल नहीं है इनकी। पहला वॉशरूम, और दूसरा जो इन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं वो। क्योंकि अब बंदे का स्मोकिंग का मूड होता है, बंदा रूम में ही सिगरेट जला के पी लेता है। पाकिस्तान में तो ऐसा होता था साथ में बंदा अपनी क्या कहते हैं सिगरेट बुझाने की वो डब्बी भी साथ रखता था और उसी टाइम जला के सिगरेट पिया, उधर ही बुझा दिया।
लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, अगर आपने यहाँ सिगरेट पीना है तो आपको रूम क्या बालकनी में भी आप नहीं पी सकते, आपको सीधा हॉस्टल से बाहर जाके पीना होगा। अब अगर इमेजिन करें मेरा रूम 12th फ्लोर में है और मैं सिर्फ एक सिगरेट पीने के लिए बाहर जाऊँ हॉस्टल के -12 -15 पे, तब तक तो मेरी जो सिगरेट पीने की ख्वाहिश है वो भी मर चुकी होगी। तो ये बहुत ही अजीब सिस्टम है। रूम में इन्होंने सेंसर लगाए हुए हैं, अगर हम रूम में पीते हैं तो ये फ़ाइन करते हैं। तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात वॉशरूम की, वॉशरूम में क्योंकि आप लोगों को पता है यूरोपियन सिस्टम है, यहाँ पर आप पानी यूज़ नहीं कर सकते। पानी जो शावर होता है पानी का वो नहीं लगा हुआ है वॉशरूम में, टिशू पेपर से ही टिशू पेपर यूज़ करना है। तो जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ होते हैं, वो अपना लोटा या कोई बोतल अपने साथ ले जा सकते, यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम बहुत ही बुरा है। इनको चाहिए कि एक दो पानी के शावर लगा दे साथ साथ। एक और चीज़ जो इन्होंने हॉस्टल्स के रूम में लगाई है वो ये स्पीकर है। ये स्पीकर आपको आपकी नींद कभी भी हराम करवा सकता है, क्योंकि कुछ भी कहना हो वो स्पीकर के थ्रू कहते हैं। और दिन में ऐसा होता है कि 2-3 दफ़ा इस स्पीकर से ऐलान करते हैं ये लोग। पता नहीं रशियन लैंग्वेज में बोलते क्या बोलते वो तो पता नहीं, लेकिन इतना लाउड है ये स्पीकर के आप जितनी भी गहरी नींद में हो आपको ये जगा देगा। ये बहुत बुरा है। अच्छा, अब मैं इनके जो एजुकेशन या यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं। जब मैं पहले दिन यूनिवर्सिटी में गया तो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर जाने नहीं दे रहे। यूनिवर्सिटी में जो बैरियर्स लगे हुए हैं वहाँ पे स्टूडेंट कार्ड होता है, वो जब तक आप टच स्वाइप नहीं करेंगे वो नहीं खुलते। हमें वो गार्ड ने कहा साइड पे खड़े हो जाओ। हम काफ़ी टाइम साइड पे खड़े रहे। फिर हमने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ऑफ़िस की एक कोऑर्डिनेटर थी उससे कॉल किया। उसको हमने कॉल की, उससे कहा कि हम कब से यहाँ पे खड़े हैं। फिर उसने कहा कि आप थोड़ा वेट करें, मैं किसी को भेजती हूँ वो आपको अंदर ले आएगा। फिर हमने थोड़ा वेट किया, जब वो आई अंदर गए तो उसने कहा ये होता है, ठीक है। तो हमें एक टेम्परेरी सा कोई पास बना के दिया। कागज़ थी उसमें कुछ लिखा हुआ था कि ये इसके स्टूडेंट ने, पता नहीं रशियन में लिखा हुआ था। बस हमें जब यूनिवर्सिटी के अंदर आना होता था हम वो पास दिखाते थे, तो हमें जो बंदा सिक्योरिटी गार्ड वहाँ बैठा होता था वो खोल देता था, तो हम अंदर गुजरते थे। तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो माहौल बड़ा ही सोना सोना माहौल था, आपको पता है रशियन माहौल। लेकिन जब क्लास में बैठे तो क्लास में मज़ा नहीं आया, क्योंकि क्लास में सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। हम रशियंस के साथ नहीं थे, क्योंकि रशियंस यहाँ के जो होते वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ रहे होते और आप इंग्लिश में हैं, तो आपको इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बीच में रहना होता है। तो क्लास में इतना मज़ा नहीं आता। हाँ, लेकिन क्लास से बाहर उसके बाद क्लास से फारिग जब होते हैं तो अच्छा है। यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा माहौल होता है। रही बात जॉब की, तो जॉब तो बहुत ही ईज़िली मिल जाती है यहाँ पर। जब आप आएंगे तो जब आप डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेंगे एक ही हफ्ते में आपको जॉब मिल जाएगी। तो मुझे भी जॉब मिली थी शुरू में, तो मैंने तकरीबन 15-20 दिन जॉब की। उसके बाद हिम्मत नहीं हुई ऑनेस्टली आपको बताऊं, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में कभी जॉब की नहीं थी तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। एक्सपीरियंस तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि स्टोर कीपर की जॉब थी। तो यार बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत थकावट होती थी। 8 घंटे की जॉब करना मुश्किल होता है बहुत। जिन लोगों ने अभी तक कोई जॉब नहीं की है ना, तो उनके लिए काफ़ी हार्ड होगा 8 घंटे की जॉब करना। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी। फिर कुछ दिन में ऐसा पड़ा रहा। फिर बाकी जॉब्स के लिए मैं अप्लाई करता था टीचिंग की। तो टीचिंग का ये था कि ये लोग मुझसे बेसिक रशियन मांगते थे कि थोड़ी बहुत रशियन आनी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने कॉल सेंटर की किसी जॉब में अप्लाई किया। वो बहुत अच्छी जॉब थी, लेकिन उसमें मेरा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था तो उन्होंने कहा सॉरी हम आपको नहीं रख सकते। फिर उसके बाद मैंने कोई और जॉब स्टार्ट की, अभी भी मैं वही कर रहा हूँ। तो जॉब का बिल्कुल टेंशन ना ले, जॉब मिल जाती है, बहुत ईज़िली मिल जाती है। अभी मैं आपको एक फ़नी सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूँ। तो जब हम स्टोर जाते थे ग्रोसरी का सामान लेने ना, तो हमें इतना पता था कि दूध को मोनाको कहते हैं रशियन लैंग्वेज में, मोनाको ना। तो हमने पहली दफ़ा जब दूध लाया उससे चाय बनाई। पत्ती हम पाकिस्तान से ही लाए थे, यहाँ पर पत्ती तो मिलती नहीं है। जब हमने चाय बनाई तो उस दूध से चाय बन गई। जब वो दूध ख़त्म हुआ तो मेरा दोस्त गया, उसने एक और दूध लाया। वो बोतल थी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये दूध की बोतल होती है। इसमें देखिए, अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो मोनाको लिखा हुआ है, यानी ये दूध है। तो मेरा दोस्त इस टाइप की बोतल लाया, ये नहीं लाया था, इस टाइप की थी। उसमें फिर मोनाको भी लिखा हुआ था और नीचे कैफिर लिखा हुआ था।
तो जब हमने उससे चाय बनाने की कोशिश की और जब दूध केटल में डाला तो वो दूध ख़राब हो गया। मतलब वो नहीं होता है, फट जाता है दूध, इस तरह हो गया। हमने कहा पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हमें लगा शायद बोतल एक्सपायर है, हमने डेट भी देखी, सब कुछ सही था। हमने कहा चलो सही है, हो जाते कभी कभी। हमने वो दूध फेंक दिया ऐसे ही। अगले दिन दोस्त ने कहा, मैंने कहा दोस्त को फिर आते हुए एक दूध की बोतल ले आना, तो दोस्त ने फिर वही बोतल लाई। फिर हमने दूध अंदर डाला, फिर वही असर हुआ, फिर हमने बोतल फेंका। इसी तरह 2-3 दफ़ा हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हमने ऊपर जो दोस्त थे उनसे भी डिस्कस किया, यार हमारा जो दूध हम लाते हैं वो हमेशा ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने भी कहा पता नहीं यार, शायद रूम में गर्मी है इसकी वजह से ख़राब होता है, तुम लोग ऐसा करो खिड़की के बाहर लटका दिया करो। हमने वो भी किया लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर एक दिन क्या हुआ, तो मैंने कहा यार ये ख़राब क्यों होता है, मैं चेक करता हूँ ना। तो मैंने दूध खोला, जो दूध की बोतल थी, उसके बाद मैंने थोड़ा पिया। पिया तो मुझे पता चला वो दूध नहीं, हम लस्सी ला रहे थे। तो क्योंकि लस्सी लस्सी में भी मोनाको लिखा हुआ तो नीचे कैफिर लिखा होता है, कैफिर मतलब लस्सी होती है। तो हम दूध नहीं ला रहे थे, लस्सी ला रहे थे, और लस्सी को पत्ती के ऊपर डाल रहे थे, तो ज़ाहिर है ख़राब तो होना था। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हम तो ख़ुद गलत कर रहे हैं। तो बहुत फ़नी इंसिडेंट होते हैं जब आप बिल्कुल नए हो। कुकिंग में आपको मैं बताता हूँ, कुकिंग हमें आती नहीं है, हम दोनों रूममेट्स को कुछ भी नहीं आता है बनाना। तो ज़्यादातर हम अंडों पे ही गुजारा करते हैं। रोटी यहाँ मिलती नहीं है, ब्रेड के साथ अंडे खाने हैं। हमारे जो ऊपर 2 पाकिस्तानी रहते हैं, वो लोग, वो दोनों बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं। तो जब भी वो कुछ बनाते हैं हमें बुलाते हैं। तो जिनको कुकिंग नहीं आती है ना, उनके लिए बहुत इश्यूज़ होंगे। इवन के हमें पता भी नहीं होता है क्या क्या चीज़ें लानी होती है स्टोर से, हमें वो दोनों गाइड करते हैं हर दफ़ा। तो कुकिंग सीख के आएँ आप लोग, फिर अच्छा रहेगा, वरना बहुत मुश्किल होगा। कहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो, दूध को आप लस्सी समझे, लस्सी को दूध। अच्छा, जब भी कुकिंग का टाइम होता है ना, तो मुझे लगता है मैं रशिया गलत आया हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के खाने और यहाँ रशिया में खुद खाना बनाना, जबकि ऊपर से मुझे कुकिंग आती नहीं हो, तो बहुत मुश्किल होता है। एक कुकिंग के टाइम मुझे अपने फ़ैसले पे पछतावा होता है, और दूसरा जब मैं बाहर जाता हूँ, हॉस्टल से बाहर कदम रखता हूँ। क्योंकि हॉस्टल में तो ये हीटिंग का सिस्टम है, बड़ा ही नॉर्मल रहता है टेम्परेचर, लेकिन जब यूँ ही आप हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, एकदम आप -15 -17 पे कदम रखते हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि भाई रशिया एक आम ख़ास जगह नहीं है। हाँ, हालांकि मुझे सर्दी का मौसम बड़ा ही अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। लेकिन भाई अभी तो मैंने सुना है -30 तक जाता है, तो उस टाइम पता नहीं क्या असर होगा। तो सर्दी बहुत टाइट है, यानी कि बहुत ही सख्त सर्दी है। तो सर्दी को आपने माइंड में रखना है। बाकी अगर रही बात स्पोर्ट्स की और अदर घूमने फिरने की एक्टिविटीज़ की, अगर मैं बात करूँ ना, तो टाइम बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास स्पोर्ट्स का टाइम नहीं होगा, आप घूमने फिरने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। क्योंकि आपने जॉब करने है, क्लासेस लेनी है, फिर सोना है, फिर खाना बनाना है, कपड़े धोने, ये सारे काम आपने खुद करने हैं, तो टाइम नहीं होता है। लेकिन स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं हमारी यूनिवर्सिटी में, तो ग्राउंड्स भी मौजूद है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होते। लेकिन ये है कि आप साथ ही किसी ग्राउंड में जाके खेल सकते हैं। घूमने फिरने की अगर मैं बात करूं तो टाइम निकालना होगा, क्योंकि टाइम बिल्कुल मुश्किल है आपको मिले। अभी मुझे 3 महीने हुए हैं तकरीबन मॉस्को में आए हुए। तो मैं मॉस्को, मतलब 5% मॉस्को भी मैंने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। टाइम ही नहीं होता है, क्लास लो, जॉब करो, काम करो अपने। तो ये है, अगर आप जॉब नहीं करते फिर आपके पास टाइम होता है, फिर आप घूम फिर सकते हैं। फिर ये होता है कभी कभी आपको पुलिस पकड़ लेती है, बेशक आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी पूछताछ करती है तो पकड़ती है। मुझे भी एक दफ़ा पकड़ा था, लेकिन खैर हमें छोड़ दिया। पुलिस आपको ना ऐसे ही पूछती है आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ है या नहीं। फिर मेट्रो में एक दफ़ा यूँ हुआ ना, मैं और मेरा एक दोस्त जा रहे थे, जॉब से आ रहे थे। तो उसके पास मेट्रो का कार्ड नहीं था। मेट्रो का यहाँ पे कार्ड होता है, अगर आपके पास वो कार्ड ना हो तो फिर भी आप ट्रैवल तो कर सकते हैं। लेकिन अगर छापा पड़ गया और आपका टिकट चेक हुआ और आपने कह दिया कि मेरे पास टिकट नहीं है, या उस टाइम आपका कार्ड नहीं है, तो फ़ाइन पड़ता है 2000 रूबल का। तो मुझे याद है, मैं और मेरा दोस्त जब जॉब से वापस आ रहे थे ना, तो मेरे पास तो कार्ड था, मैंने स्वाइप किया, लेकिन मेरे दोस्त के पास कार्ड नहीं था, तो वो ऐसे ही खड़ा रहा। तो इतने में पीछे 2 टिकट चेक करने वाले बैठे हुए थे, तो वो आए और उन्होंने सीधा उस दोस्त को पकड़ा और कहा कि कार्ड दिखाओ। फिर उसने कहा कार्ड एक्सपायर हुआ है। फिर उन्होंने उसको 2000 का चालान काटा,
इससे ये होता है कि बताने का मकसद ये है कि आप जब पीआर के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो इस टाइप के अगर फ़ाइन आपकी प्रोफाइल में लगेंगे तो उससे इशू होता है। 3 दफ़ा अगर आपके पास फ़ाइन का रिकॉर्ड आपकी प्रोफाइल में हो तो फिर मैंने सुना है कि पीआर में काफ़ी इश्यूज होते हैं। तो जब आप यहाँ आए तो ऐसी हरकतें आपने नहीं करनी है। जब भी ट्रैवल करें टिकट के साथ ट्रैवल करें और अपनी जो पेमेंट होती है वो पे करें। तो बस अभी तक तो सही जा रहा है। मॉस्को में 3 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा इशू नहीं आया हमारे साथ। छोटे मोटे इश्यूज आते हैं, ज़ाहिर है जब आप एक कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में आते हैं तो इतना तो होता है, छोटे मोटे इश्यूज होते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको वीडियो में सब कुछ बताऊँ क्या क्या इश्यूज आते हैं, ताकि आप लोग इन प्रॉब्लम्स को पहले से ही माइंड में रखें, ताकि जब आप यहाँ आए तो इनसे अवॉइड कर सकें। बाकी रशियन लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं जब भी आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं। और बस लैंग्वेज का थोड़ा बहुत इशू है। कोशिश करें जब आपका सेकंड स्टेज में क्लियर हो जाए ओपन डोर्स तो रशियन लैंग्वेज ज़रूर सीखना स्टार्ट करें। तो बस कल आपका रिज़ल्ट भी आएगा इंशाल्लाह। रिज़ल्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करने हैं और क्या कुछ करना है। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।